नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम 11th क्लास के चैप्टर 11th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला जो पैरा है, इसमें पहले पैराग्राफ में इसका इतना लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है इसमें कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनके अंदर एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें बहुत अधिक डाइवर्सिटी होती है। उनकी मार्फोलॉजी जो है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर बहुत ही अधिक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद जो आता है रूट के बारे में आता है। रूट के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है कि डाइकोटिलेडनस प्लांट जो होते हैं, जो डाइकोट प्लांट होती हैं जिनमें दो बीज पत्र होते हैं। ठीक है, डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। और रेडिकल से क्या बनता है? रेडिकल से प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। और ये प्राइमरी रूट्स जो हैं वो कहाँ जाती हैं? मिट्टी के अंदर चली जाती हैं, सॉइल के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, इट बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स। तो इनके अंदर क्या, सेवरल ऑर्डर्स की लेटरल रूट्स में बहुत अधिक पाई जाती है। कौन कौन सी लेटरल रूट्स पाई जाती हैं? जैसे कि सेकेंडरी लेटरल रूट्स पाई जाती है, टर्सरी लेटरल रूट पाई जाती है और एक्स्ट्रा लेटरल रूट्स पाई जाती है। तो प्राइमरी रूट्स जो होती है वो किससे बनती है? रेडिकल से बनती है। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाइकोट प्लांट जो होती हैं जिनमें दो बीज पत्र होते हैं उनमें जो रूट बनती है वो किससे बनती है? रेडिकल से बनती है। और रूट जो बनती है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये प्राइमरी रूट बन गई। प्राइमरी रूट बनती है और प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट से निकली होती हैं और सेकेंडरी रूट से टर्सरी रूट से निकली होती हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट पूरा एक सिस्टम पाया जाता है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस को, इन दोनों को, किन को? प्राइमरी रूट्स को और इनकी ब्रांचेस को, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इनको? रूट सिस्टम कहते हैं। देखिए, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम। मतलब प्राइमरी रूट्स को और सेकेंडरी टर्सरी जो भी सारी ब्रांचेस हैं उन सबको मिलाकर टैप रूट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, प्राइमरी रूट से प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स निकली हुई हैं और सेकेंडरी रूट से आगे टर्सरी रूट भी निकलेंगी। ठीक है, तो ये पूरा क्या रहता है? रूट सिस्टम या टैप रूट सिस्टम। कहाँ कहाँ देखा जाता है? मस्टर्ड में, मस्टर्ड प्लांट में देखा जाता है और भी प्लांट में देखा जाता है, मैंगो के प्लांट में भी देखा जाता है। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उस एग्ज़ाम्पल को तो ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि पेपर में वही अधिकतर वही आ रहा है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो यहाँ टैप रूट सिस्टम पाया जाता है मस्टर्ड प्लांट में। तब एग्जाम जो पेपर में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, तो मस्टर्ड प्लांट में वो किस प्रकार का रूट सिस्टम पाया जाता है? टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, एडवेंटिटिव रूट सिस्टम पाया जाता है, दोनों पाए जाते हैं, नहीं पाया। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो मस्टर्ड जो एग्जाम्पल हो गया वो किसका हो गया? टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकोटाइलेडनस प्लांट जो होते हैं जिनमें मोनोकॉट अर्थात जिनमें केवल एक ही बीज पत्र, एक ही कोटाइलेडन होता है, एक ही बीज पत्र पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि प्राइमरी रूट इज शॉर्ट, प्राइमरी रूट बहुत छोटी होती है। ठीक है, और प्राइमरी रूट बहुत छोटी होती है और इससे तुरंत ही जैसे ही थोड़ा सा भाग प्राइमरी रूट का बनता है बहुत छोटी सी होती है, और जैसे ही इसके भाग बनता है उसके बाद सीधे क्या निकल के आती हैं? लार्ज नंबर्स की रूट्स निकल आती हैं जो फाइबरस होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं। सही है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स निकले आती हैं। प्राइमरी रूट से छोटी सी होती है, बहुत ही छोटी सी होती है, और उससे क्या निकलती हैं? बहुत सारी रूट्स निकलती हैं लार्ज नंबर में। तो ये रूट जो ऑरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम के बेस से ऑरिजिनेट होती हैं। और इसमें क्या कंस्टिट्यूट द फाइबरस रूट सिस्टम। इसलिए पूरा जो रूट सिस्टम वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? फाइबरस रूट सिस्टम कहलाता है, फाइबरस रूट्स कहलाती हैं।
डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि फाइबरस रूट्स कैसी होती हैं। ये स्टेम से, डायरेक्ट स्टेम से ये निकली हुई हैं, फाइबर्स के फाइबर जैसी फाइबरस रूट कहलाती हैं। और टैप रूट सिस्टम कैसा होता है? टैप रूट इस तरह का होता है जिसमें क्या है कि लेटरल ब्रांचेस निकली होती हैं और मेन रूट्स होती है इसमें, और एक लेटरल ब्रांचेस भी निकली होती हैं। ठीक है, ये फाइबर रूट कहते हैं। इन सीन द वीट प्लांट। अब देखो वीट प्लांट एग्जाम्पल आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ये याद करना है कि वीट प्लांट में कैसी होती हैं? फाइबरस रूट्स होती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, ये आप नोट करते रहें। लाइक ग्रास, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस। अब ग्रासेस के बारे में देख लीजिए। ग्रासेस जो होती हैं मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम द प्लांट्स, पार्ट ऑफ द प्लांट्स के किसी न किसी भाग से ये इसमें से जड़ें निकलती हैं। रेडिकल को छोड़कर, अदर देन द रेडिकल को छोड़कर किसी और भाग से, कौन किन में? ग्रास में, मॉन्स्टेरा में और बनियान ट्री में, बरगद के पेड़ में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो रेडिकल है उसके को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो प्लांट से और अन्य भाग बचे वहाँ से रूट्स निकलेंगी। वो ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिटिस रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट का मेन फंक्शन क्या दिया हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पेपर में आ सकता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, सॉइल से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। प्रोवाइड प्रॉपर एनकरेज ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो प्रॉपर रूप से प्लांट्स पार्ट्स को एनकरेज करना, मिनरल्स का सॉइल से एब्जॉर्ब करना, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करना, और स्टोरिंग रिजर्व रिजर्व फूड को स्टोर करना, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर लेना। सिंथेसिस ऑफ द प्लांट थ्रू ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट्स के लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का निर्माण करना भी जड़ का ही काम होता है। ये जड़ से ही ग्रोथ रेगुलेटर्स का निर्माण होता है, ये हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने काम होगा इसके? एक तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, प्रॉपर एनकरेज ऑफ द प्लांट्स के पार्ट्स को एनकरेज करता है प्रॉपर रूप से, फूड का स्टोरिंग भी करता है, और ग्रोथ रेगुलेटर्स का निर्माण भी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट भाग हैं जो कि नीट में पूछे जाते हैं, यहीं से नीट पूछा जाएगा नीट में क्वेश्चन। और ये आप देख लीजिए एडवेंटिटिस रूट जो हैं वो कहाँ से निकली हुई हैं? तने से निकली हुई हैं। जो ब्रांचेस हैं उनसे ये एडवेंटिटिस रूट्स निकली हुई हैं। इसके बाद आता है 5.2 एग्जाम्पल 5.2, ये 5.5 आ गया, 5.3 गिर गया। इसके बाद आता है अगला पेज। इस पेज में क्या दिया हुआ है? देखिए, ठीक है, देखिए द रूट इज कवर्ड एट एपेक्स। रूट जो होती है वो एपेक्स पर, ये एपेक्स वाला भाग है। यहाँ पर क्या, ये एपेक्स पर क्या चीज़ पाई जाती है? रूट कैप। ये रूट कैप पाई जाती है जो एपेक्स पर पाई जाती है। ठीक है, और रूट कैप के ठीक नीचे जो भाग होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाई जाती हैं जो मेरिस्टेमेटिक का काम करते हैं, अर्थात लगातार विभाजित होते रहते हैं, और विभाजित होकर क्या करते हैं? लंबाई, जड़ की लंबाई को बढ़ाते रहते हैं। तो इसके ठीक ऊपर वाला जो भाग पाया जाता है उसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन अर्थात जड़ की लंबाई को बढ़ाने वाला भाग। ठीक है, इसके बाद जो आता है पीछे की तरफ जो आता है वो कहलाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन वाला भाग। ठीक है, जहाँ पर क्या पाया जाता है? रूट हेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें डायग्राम देख लिया, अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या है।
कि एपेक्स पर क्या पाया जाता है, थंबिल लाइक क्या पाया जाता है स्ट्रक्चर, रूट कैप पाया जाता है थंबिल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। तो मतलब ये है कि जब ये सॉइल के अंदर एंट्री करती है जड़, तो जब रूट एंट्री करेगी तो वह सॉइल की वजह से रगड़ आएगी। रगड़ होने की वजह से क्या है कि रूट जो है वो ख़राब हो सकती है, टूट सकती है। उसको टूटने से या ख़राब होने से बचाने के लिए इसके टिप पर रूट कैप पाई जाती है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके कुछ और इन रूट के थोड़ा सा फ्यू मिलीमीटर्स ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन है वो पाया जाता है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है इन चीज़ों को तो आप ज़रूर देख लें, इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट कर लें एक कॉपी पर या अपनी कॉपी के बुक में ही इसको मार्क करते चले जाएं, जिससे कि आप जब बुक पढ़ेंगे तो इसको जो मार्क किया हुआ है इसको ज़रूर ध्यान दें पेपर के टाइम पे। द सेल्स ऑफ these regions आर वेरी स्मॉल थिन walled एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक्स की, ये बहुत ही छोटी होती हैं और थिन वाल्ड वाली होती हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है इनके अंदर। तो पेपर में जा सकता है कि डेंस प्रोटोप्लाज्म उसमें होता है या कैसा होता है, तो डेंस प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। और ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिवाइड रिपीटली, और इनमें मेरिस्टेमेटिक है ना, मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइड रैपिडली, तेज़ी से ये डिवाइड होती रहती हैं। The cell proximal of this region undergo rapid elongation and the enlargement and are responsible for growth of the root in the length। ठीक है, तो जो लेंथ के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इलांगेशन में, रूट की इलांगेशन में रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ तक का अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस तरफ देख लीजिए, इसके नीचे क्या आता है। ठीक है, यहाँ तक का तो समझ में आ ही गया है। तो रैपिड इलांगेशन होता है, इसमें एनलार्जमेंट होता है, इसलिए ग्रोथ ऑफ द रूट की लेंथ में को ग्रोथ करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर होती है, इन सेल्स के ऊपर होती है। द रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलांगेशन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रीजन ऑफ इलांगेशन वाला भाग कहते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। The cells of elongation zone gradually alternate, क्या लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट एंड मेजर। ठीक है, द सेल्स ऑफ द elongation जोन ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता रहता है और मैच्योर होता रहता है। हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल ऑफ रीजन ऑफ elongation इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जब ये धीरे धीरे और अधिक बढ़ती रहती हैं तब ये वाला जो पोर्शन है इलांगेशन वाला मेच्योर होने शुरू हो जाता है। मेच्योर होते होते क्या है, और विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ में डिफ्रेंशिएट होने लगता है, तब ये बन जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कौन सा रीजन बन जाता है, मैच्योरेशन का रीजन बन जाता है ये है। ठीक है, फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट हेयर। अब यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, रूट के हेयर निकल आती हैं। कहाँ पर निकलती हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन पर, रीजन ऑफ मैच्योरेशन पर, रीजन ऑफ मैच्योरेशन पर रूट हेयर्स बनने लगती हैं। दीज रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स ऑफ द सॉइल, ये तो हमने पहले आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब अंडरलाइन कर रखा है। ये मेरे नोट्स हैं, इसको आप करिए, फ्रीली अवेलेबल है आज। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट का मॉडिफिकेशन देखना है, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं वो देख लीजिए। यहाँ से जो है टैप रूट ऑफ द कैरेट, जो कैरेट का जो टैप रूट होता है उसमें क्या होता है, टर्निप का होता है, क्या है, एडवेंटिज रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो। तो ये टैप रूट जो होती हैं उनमें अगर भोजन एकत्र हो जाता है, भोजन स्टोर होने लगता है, तब क्या होता है, तो कैरेट है और टर्निप उसके एग्जाम्पल हैं। टैप रूट के अंदर भोजन एकत्र हो रहा था, टैप रूट ऐसी टैप रूट जिनमें जो फूड को स्टोर कर रही हैं, ऐसे एग्जाम्पल क्या इनके हैं, कैरेट और
टर्निप के हैं। जो कैरेट जो होता है वो कैसा होता है, कॉनिकल होता है। कैरेट कैसी होती है, कैरेट कॉनिकल होती है। और टर्निप जो होता है वो कैसा होता है, नेपी फॉर्म होता है। ठीक है, टर्निप कैसा होता है, ऐसे शलजम, ये नेपी फॉर्म होता है। ठीक है, और एडवेंटिस रूट्स ऑफ द स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो होता है उस वो एडवेंटिस रूट्स का मॉडिफिकेशन है, जिसमें फूड एकत्र हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है और वो फूलकर शकरकंद बना लेते हैं। शकरकंद जो होती है उसकी वो हिंदी में शकरकंद कहते हैं, इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। ठीक है, ये स्वेलो हो जाती हैं फूड को इकट्ठा करने के, स्टोर करने के कारण। ठीक है, तो ये आप इसके एग्जाम्पल सहित याद कर लें कि फूड को स्टोर करने वाले जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टैप रूट भी होते हैं और एडवेंटिस रूट में भी होता है। टैप रूट में जो होता है वो कैरेट और टर्निप होते हैं एग्जाम्पल। कैरेट जो होता है वो कॉनिकल का एग्जाम्पल है, कॉनिकल रूट का एग्जाम्पल है। नेपीफॉर्म रूट का एग्जाम्पल है, टर्निप है। ठीक है, और एडवेंटिस रूट में जो फूड स्टोर होता है वो होता है स्वीट पोटैटो, उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। इसके बाद आता है इसके बाद है बनियान ट्री। ये बनियान ट्री, जो बनियान ट्री जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें टहनियों से जड़ें लटकती रहती हैं और वो टहनी को सहारा प्रदान करती हैं। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। ऐसी रूट क्या कहलाती हैं, प्रॉप रूट कहलाती हैं। जो ऐसी जड़ें जो टहनियों से निकलती हैं और बनियान ट्री जो होता है बरगद का पेड़, उसको उसके जो शाखाएं हैं उनको सहायता प्रदान करती हैं। तो ये एडवेंटिस रूट होती तो ये एडवेंटिस रूट हैं, लेकिन इस प्रकार की विशेष प्रकार की जो होती हैं, इसलिए इनको प्रॉपर नाम दिया गया है प्रॉप रूट। ठीक है, ऐसे ही प्रॉप रूट जैसे ही के समान ही स्टेम ऑफ द मेज, मेज में और मक्का में और शुगर केन में, गन्ने में जो होती हैं, इनके नोड से एडवेंटिस रूट निकलती हैं और जड़ों में चली जाती हैं। जैसे कि ये है गन्ना और इसकी ये नोड्स हैं, इन नोड से एडवेंटिस रूट निकलेंगी और ये जड़ों में चली जाएंगी, जिससे कि उसको सहारा प्रदान कर सकें। तो इस प्रकार की जो रूट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए। क्या कहलाती हैं, स्टिल्ट कहलाती हैं। ये कहलाती हैं स्टिल्ट। ठीक है, जो बनियान ट्री में जो होती हैं बरगद के पेड़ में, वो प्रॉप रूट होती हैं, इस शाखाओं से निकलती हैं। जो गन्ने में, शुगर केन में और मेज़ में जो निकलती हैं वो स्टिल्ट रूट होती हैं। ठीक है, इनके नाम याद कर लीजिए उदाहरण सहित। इसके बाद आता है राइजोफोरा। राइजोफोरा जो होती है ये दलदली भागों में होते हैं, स्वैम्पी एरियाज में या दलदली भागों में पाया जाता है। जिस कारण क्या है, दलदली जो स्वैम्पी एरिया होते हैं उनके कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए जो जड़ें हैं वो बाहर की तरफ निकल आती हैं और बाहर की तरफ निकल कर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन लेती, हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। इस कारण क्या होता है, स्वैम्पी एरियाज में ये पाई जाती हैं, इनमें से जो जड़ें बाहर की तरफ निकल आती हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, इसलिए इनमें इस प्रकार की रूट्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। इस प्रकार की जो जड़ें हैं वो न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं और ये किसका करती हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन करती हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में नीचे की तरफ दिखाया गया है। डायग्राम नेक्स्ट पेज पर है। डायग्राम, ये रहा डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए एस्पेरेगस है। एस्पेरेगस क्या होती है, इनमें जड़ें निकलती हैं। जो ये एस्पेरेगस जो होता है वो लिलिएसी फैमिली का होता है, ये हमेशा याद रखनी है वाली बात है कि एस्पेरेगस जो होता है वो लिलिएसी फैमिली का होता है। सही है। टर्निप जो होती है शलजम, तो इस शलजम कैसे होती है, नेपीफॉर्म रूट है ये, और ये क्या है, टैप रूट है और टैप रूट में भोजन एकत्र हो जाता है और ये आकार बनाती है नेपीफॉर्म का। कैरेट जो है वो टैप रूट है, इसमें कैरेट जो होता है वो कैसे होती है, कॉनिकल रूट होती है। ठीक है, स्वीट पोटैटो जो होती है वो एडवेंटिस रूट होती है, जिसमें फूड स्टोर होता है। और इसके अलावा ये रहा न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स है ये न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। ये खूंटे की समान जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, जड़ें निकल रही हैं, ये न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं।
ठीक है, ये ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं। किसमें पाए जाते हैं? राइजोफोरा में। अब देखिए इसमें द स्टेम। अब स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार हमने रूट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, एक एक लाइन पढ़ी थी, ऐसे ही स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टेम में क्या लिखा हुआ है कि ये डेवलप फ्रॉम द प्लूमिल्स, ये प्लूमिल से डेवलप्ड होते हैं, प्लूमिल से बनते हैं। वो रेडिकल से बनते थे रूट, ये प्लूमिल से बनते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो प्लूमिल होता है उससे ये बनते हैं। तो स्टेम में क्या पाई जाती है, कैसे पहचानते हैं स्टेम? इसमें नोड्स होते हैं और इंटर नोड्स होती हैं। जैसे ये गन्ना देखा है, तो गन्ने में जो गांठ होती हैं वो तो नोड्स कहलाती हैं, और दो गांठों के बीच का भाग जो होता है उसे कहलाते हैं इंटर नोड्स कहलाती हैं। तो नोड्स और इंटर नोड्स पाई जाती हैं स्टेम में। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर द लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स वाइल द इंटर नोड्स आर द, हाँ तो यही सब कुछ लिखा। द स्टेम बियर्स बड्स, स्टेम में बड्स पाई जाती हैं। इन नोड इंटर नोड पाई जाती हैं, बड्स पाई जाती हैं। टर्मिनल भी हो सकती हैं बड्स, और एक्सिलरी भी हो सकती हैं। एक्सिलरी कहती हैं दो शाखाओं के बीच में, और टर्मिनल होते हैं शाखाओं के एकदम टिप पर। टर्मिनल या एक्सिलरी बड्स हो सकती हैं। स्टेम इज ग्रेजुअली ग्रीन कलर का होता है, जब जनरली ग्रीन कलर होता है व्हेन द यंग, जब वो यंग होता है, छोटा पौधा होता है, तब स्टेम ग्रीन कलर का होता है। जैसे जब बड़ा हो जाता है तब वो ग्रे कलर का हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस वियरिंग लीव्स फ्लावर और फ्रूट्स। तो ऐसी ब्रांचेस जिसमें लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ऐसी ब्रांचेस को दूर दूर तक फैलाने का, स्प्रेड आउट करने का काम किसका होता है? स्टेम का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। तो ये वाटर को कंडक्ट करने का काम करता है, जड़ से लेकर टहनियों तक, पत्तियों तक ले जाता है। वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेट्स फोटोसिंथेट्स मतलब फोटोसिंथेटिक में होने वाली चीज़ों को फोटोसिंथेट्स कहते हैं, उनको अभी को भी कंडक्ट करता है। मतलब फोटोसिंथेटिक में बनने वाला जो भोजन है, जो पत्तियों बनेगा, उसको भी कंडक्ट करता है, और तनों टहनियों तक सब जगह पहुंचाता है, जड़ों तक पहुंचाता है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज फूड। कुछ ऐसे भी होते हैं स्टेम जो स्टोरेज करते हैं, सहारा सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं, एंड द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी होते हैं। अब उनके बारे में धीरे धीरे हम मॉडिफिकेशन में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तब मॉडिफिकेशन आ गया स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकंद, कैलोकेसिया आर मॉडिफाइड ऑफ द स्टोर फूड इन दैम। मतलब इनमें स्टोर्ड फूड को स्टोर करने की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। The stem may not be always be typically like the हाँ तो यहीं से ही है, तो यहीं से इम्पोर्टेंट है, सही लाइन लिखिए। द स्टेम्स ऑफ पोटैटो, पोटैटो का स्टेम, जिंजर, टर्मेरिक, ये सब का स्टेम ही तो है, ये सब स्टेम है। इसमें फूड एक हो गया है स्टोर, तो वो पोटैटो बन गया स्टेम। स्टेम ही जिंजर होता है, जिंजर भी स्टेम होता है, टर्मेरिक भी स्टेम होते हैं, जमीकंद भी स्टेम होता है, कैलोकेसिया भी स्टेम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट भाग है कि पूछा जाता है कि इसमें रूट कौन है। जमीकंद, जमीकंद एग्जाम्पल दे दिया कि ये रूट है या स्टेम है, क्या है, तो ये बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दे आल्सो एक्ट एज द ऑर्गन ऑफ द पेरेनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल, जो सब बेकार। स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स जानते हैं, स्टेम में से जो टेंड्रिल्स निकलती हैं जो उसको सहायता प्रदान करती हैं। विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स, जो एक्सिलरी बड्स से डेवलप होते हैं। कहाँ से? एक्सिलरी बड्स से। कहाँ से डेवलप होते हैं? एक्सिलरी बड्स से। आर सिलेंडर, सिलेंडर होते हैं, मतलब गोल होते हैं, और स्पायरल होते हैं, छल्ले की तरह स्पायरल होते हैं, क्वाइल्ड, स्पायरल क्वाइल्ड होते हैं। हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज द गार्ड। तो जो प्लांट को
चढ़ने में, क्लाइंबिंग करने में हेल्प करते हैं। ये दूसरे आस पड़ोस के जो पेड़ पौधे होंगे उनके ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। तो ये मतलब बेल जो होती हैं, ज़्यादातर बेलों में क्या होता है, टेंडल्स निकले होते हैं। ये टेंडल्स हैं उसका इस तने के जो सीधा खड़ा तना होगा या सीधा खड़ा पेड़ होगा उसके चारों तरफ लपेटने रखती हैं। ठीक है, जैसे सजे गॉड, एग्जाम्पल याद जरूर कर लेना। गॉड, जैसे गॉड में कुकुम्बर आता है, पम्पकिन आती है, वाटरमेलन आता है, सही है। ग्रेप बाइन्स में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, auxiliary words of the stems may also get modified into woody, वुडी भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और पॉइंटेड भी होता है। थॉर्न, अगर पॉइंटेड है तो वो क्या कहलाएगा, थॉर्न कहलाएगा। वुडी, स्ट्रेट और पॉइंटेड, वुडी हो जाए, अगर टेंडिल जो है वो कन्वर्ट हो जाए, वुडी हो जाए, स्टेम स्ट्रेट हो जाए और पॉइंटेड हो जाए तो उसे थॉर्न कर देंगे, कांटा, थॉर्न कहेंगे। थॉर्न आर फाउंड इन द मैनी प्लांट्स सच एज द साइट्रस, सिट्रस के जो प्लांट होते हैं इनके अंदर थॉर्न पाए जाते हैं। बोगेनविलिया जो होता है इसके अंदर भी थॉर्न ही पाया जाता है। देखो मैंने कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। राइजोम, राइजोम जो होते हैं, राइजोम कौन कौन सी हैं, ये राइजोम कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और कॉर्न कैसे होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, हमेशा याद रखना। राइजोम जो होते हैं वो मिट्टी की सतह के समानांतर होते हैं, और जबकि कॉर्म जो होते हैं मिट्टी की सतह के लंबवत होते हैं, लंबवत वर्टिकल होते हैं। हॉरिजॉन्टल मिट्टी के मतलब अर्थ के समान हॉरिजॉन्टल होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, राइजोम कहलाते हैं, और अर्थ के वर्टिकल होते हैं तो वो कहते हैं कॉर्म कहलाते हैं। राइजोम ब्रांच्ड होते हैं और कॉर्म अनब्रांच्ड होते हैं, हमेशा याद रखना। और राइजोम का उदाहरण है जिंजर, टर्मेरिक। कॉर्म का उदाहरण है जमीकंद और कैलोकेसिया। ठीक है, ये बातें यहाँ पे याद रखने वाली बातें हैं जो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी और मैंने इस एक जगह रख दी। अब देखिए आप, टेंडल्स के बारे में हमने समझ लिया। टेंडल्स क्या होते हैं, जो कॉइल्ड होते हैं, स्पाइरल कॉइल्ड सिलेंडर होते हैं। थॉर्न क्या होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रेट बॉडी होती हैं। एग्जाम्पल बताया था, सिट्रस और बोगेनविलिया में थॉर्न पाए जाते हैं, और टेंडल किस में पाए जाते हैं, टेंडल पाए जाते हैं गॉर्ड में, जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आगे देखिए, और थॉर्न्स आर फाउंड इन, बस इतना ही ऊपर। Thorns are found in many plants such as the citrus and सही है। They protect the plant from the browsing animals, जो browsing animals होते हैं उनसे इन प्लांट्स को बचाने का काम करते हैं, इसलिए थॉर्न्स जो होते हैं नुकीले होते हैं। सम प्लांट्स ऑफ एराइड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। ठीक है, जो एराइड कंडीशन में रीजन, एराइड कंडीशन कौन सी होती है, शुष्क, रेगिस्तानी शुष्क जो जगह होती है, ऐसे स्थानों पर क्या होता है, स्टेम कैसे हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं। जैसे अपंशिया, अपंशिया में क्या होता है कि जो स्टेम है वो कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है और ग्रीन कलर का हो जाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सके। और पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, पत्तियाँ कांटे को रूप धारण कर लेती हैं, कांटे को बन जाती हैं। ठीक है, और कुछ जगह क्या हो जाता है कि फ्लैटेंड हो गया ओपनशिया में, जैसे ओपनशिया एग्जाम्पल हो गया फ्लैशी, फ्लैशी भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल, फ्लैशी सिलेंड्रिकल भी हो जाता है, जैसे कि यूफोरबिया स्ट्रक्चर। तो यूफोरबिया में कैसा होता है कि फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाता है स्टेम। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ओपनशिया में भी स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है, और फ्लैशी सिलेंडर यूफोरबिया में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ओपनशिया है, यूफोरबिया है, इनके जो स्टेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के स्टेम जिनमें वो फ्लैट एंड हो जाते हैं या फ्लैशी सिलेंडर हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस काम करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, फिल्लोक्लैड कहलाते हैं। अब ये स्टेम नहीं कहलाते, इनका नाम बदल गया, इनका नाम क्या हो गया, फिल्लोक्लैड, ये फिल्लोक्लैड कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्टेम होता है वो क्या कहलाता है, फिल्लोक्लैड कहलाता है। ऐसी ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो पेट्यूल होता है वो फिल्लोड बन जाता है, उसका फिल्लोड बन जाता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का जो प्लांट होता है उसका पेट्यूल कन्वर्ट हो जाता है और फिल्लोड कहलाता है।
ऐसी रस्कस जो प्लांट है उसका इंटरनोड, उसमें इंटरनोड जो होती हैं इंटरनोड क्लैडोड कहलाती हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। ओपिशिया यूफोरबिया में स्टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो फिल्लोक्लेड कहलाता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, ये एक नाम है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसका पेटियोल जो होता है फिल्लोड बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, फिल्लोड कहलाता है। रस्कस का इंटरनोड चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और क्लेडोड कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने इस इंपॉर्टेंट बात को अलग से नोट्स में साइड में लिख दिया है। अब पेपर में ये पूछा जा सकता है कि फिल्लोक्लेड क्या होता है। फिल्लोक्लेड जो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। फिल्लोड जो होता है वो पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है और क्लेडोड जो होता है वो इंटरनोड का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है देखिए, जिंजर एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंजर का, जिंजर डायग्राम में जिंजर दिया हुआ है। तो ये किसका हो गया, राइजोम का है। जमीकंद दिया हुआ है, पोटैटो दिया हुआ है। एग्जाम्पल एक्सिलरी वर्ड जो है टेंडिल में बदल गई, एक्सिलरी वर्ड जो है टेंडिल में बदल गई। ये देखिए इस तरह की टेंडिल में बदल गई है एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, इधर देखिए बोगनविलिया में क्या है, बोगनविलिया में क्या हो जाता है कि ये थॉर्न में स्पाइन में बदल जाती है। स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन में बदल जाती है बोगनविलिया स्पीसीज में। ऑक्जेलिस में क्या होता है, रूट्स एराइज फ्रॉम द नोड्स, नोड से रूट्स एराइज होती हैं, रूट से रूट्स एराइज होती हैं। स्प्रेड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्टेम स्प्रेड करती हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है स्टेम, इसलिए उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑक्जेलिस। अब इसमें पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करता है। अच्छा वो तो बस निकल गया। अंडरग्राउंड स्टेम, जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं वो कुछ प्लांट में, जैसे कि ग्रास है, स्ट्रॉबेरी, एग्जाम्पल याद कर लेना, ग्रास और स्ट्रॉबेरी। जो इसमें जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वो स्प्रेड फैले रहते हैं। अ न्यू के एंड नीच, न्यू नीज spread to new knees and when older parts die new plants are formed। जब ओल्डर पार्ट्स जो होता है वो तो डाई होने लगता है, मरने लगता है, नष्ट हो जाता है और नए जो होते हैं वो नए उनसे नए प्लांट्स बन जाते हैं। इन प्लांट्स लाइक द मिंट एंड जैस्मिन, अब मिंट और जैस्मिन एग्जाम्पल याद करना है यहाँ पर। Slender lateral branches arise from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downwards to touch the ground। ठीक है, तो देखो जो मिंट और जैस्मिन होती हैं, मैंने यहाँ डायग्राम द्वारा बनाया गया है। मिंट और जैस्मिन जो होती हैं वो क्या क्या करते हैं, उनमें क्या होता है कि जो जैसे कि ये अर्थ है और ये है इसका स्टेम, तो ये स्टेम है और ये अर्थ है। तो ये जो अर्थ है इसमें इसके वर्टिकल हुआ स्टेम, तो स्टेम से जड़ निकलेंगी और रूट स्टेम से जो निकलेगा भाग और वो धीरे धीरे आगे जाके फिर जड़ ज़मीन में या मिट्टी में चला जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मिंट और जैस्मिन आ सिलेंडर लेटरल ब्रांच, एक लेटरल ब्रांच निकलती है सिलेंडर, एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस के बेस से एक लेटरल ब्रांच निकलेगी। एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, थोड़ी देर कुछ समय तक तो ये एरियली ग्रो करती है। ठीक है, कुछ समय तो ये और हॉरिजॉन्टली एयरी ग्रो करती है। उसके बाद फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड, ये जो आर्क होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ चला जाता है। टू टच द ग्राउंड, और ग्राउंड को टच करने लगता है। तो जहाँ से ये टच करेगा वहीं से जड़ें निकल जाएंगी और फिर वहाँ से नया पौधा बन जाएगा। द लिटिल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग द रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया और इकॉर्निया। तो पिस्टिया और इकॉर्निया में क्या होता है, देखिए पिस्टिया और इकॉर्निया में क्या होता है कि जो पिस्टिया और इकॉर्निया जो होते हैं ये ऑफसेट के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है, ऑफसेट के उदाहरण है। इसमें जो स्टेम होता है, स्टेम में
रोजेट्स, रोजेट्स जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये रोजेट्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देखिए लिखा भी है इसमें, क्या लिखा है देखिए, सुनिए ढंग से सुन लीजिए। द लेटरल ब्रांच विच आर शॉर्ट इंटरनोड्स एंड शॉर्ट इंटरनोड, इनमें इंटरनोड्स कैसे भाई, शॉर्ट इंटरनोड मैंने लिख दिया है इसलिए शॉर्ट इंटरनोड पाई जाती हैं। और प्रत्येक इंटरनोड पर क्या पाया जाता है, लीव्स पाई जाती हैं। रोजेट लाइक रोजेट्स ऑफ लीव्स, लीव्स की रोजेट्स पाई जाती हैं। तो लीव्स की रोजेट्स कहाँ पाई जा रही हैं, नोड्स पर। और दो नोड्स के बीच में जो गैप कितना है, बहुत ही शॉर्ट है, तो शॉर्ट इंटरनोड्स होता है। और रोजेट्स लाइक लीव्स होती हैं। और टफ्ट्स ऑफ द रूट, और रूट कैसी होती हैं, टफ्ट्स होती हैं। इज फाउंड इन द एक्वाटिक प्लांट्स में पाई जाती हैं, किसमें, पिस्टिया और यूकेनिया, यूकॉर्निया, पिस्टिया और यूकॉर्निया में। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ऑफसेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पहले हमने जो मिंट और जैस्मिन पढ़ा था वो किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है स्टोडोन का एग्जाम्पल है। उसमें क्या था कि जो पहले तो लेटरल ब्रांच निकलती है, थोड़ी कुछ समय तक तो एरियली ग्रो करती है, उसके बाद वो नीचे की तरफ बैंड डाउन हो जाती है, नीचे की तरफ जाने लगती है और अर्थ से, ग्राउंड से टच हो जाती है, और फिर वहीं से फिर नया पौधा स्टार्ट हो जाता है। तो ये होती है स्टोडोन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद इससे ऊपर हमने शक्कर का एग्जाम्पल देखा था। शक्कर के एग्जाम्पल में कौन कौन सा था, बनाना, अच्छा ये अभी नहीं देखा है, ग्रास का, रनर का देख लिया था ऊपर, रनर ग्रास और स्ट्रॉबेरी का देखा था, रनर, जो रनर का एग्जाम्पल है। रनर के एग्जाम्पल में क्या होता है कि जो स्टेम होता है वो स्टेम होता है, उसमें नोट इंटरनोट पाए जाते हैं, नोट वाली जगह से ये जो लीव्स निकली होती हैं, और दोनों नोट्स के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, अर्थात लॉन्ग इंटरनोड्स इसमें पाए जाते हैं, किसमें, ग्रास में और स्ट्रॉबेरी में। थोड़ा सा और रह गया बच्चा, बस इसके बाद फिर ये ख़त्म। लीव्स में देखिए, तो लीफ क्या है, लीफ में क्या दिया हुआ है, हाँ, तो लीफ इज द लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, स्टेम में पाया जाता है, पता ये सबको। इट डेवलप्स एट द नोट, एंड नोट पर ये डेवलप होती है, इंपॉर्टेंट है ये, जब भी कहाँ पर, स्टेम के नोट पर पाई जाती है, बनती है लीव्स। बियर्स द बर्ड्स इन इट्स एक्सेल, और इसके एक्सेल पर बर्ड्स पाई जाती है। जैसे कि ये स्टेम है, और स्टेम से जो पत्ती निकल रही है, लीफ निकल रही है, तो लीफ जो होती है वो हमेशा कहाँ रहती है, नोट्स पर पाई जाती है। और इसके एक्सेल पर, यहाँ पर क्या पाया, एक बड पाई जाएगी, ये एक्सेल कहलाता है। ये वाला भाग जो होता है ऐसे करके, ये एक्सेल कहलाता है, यहाँ पर एक बड पाई जाएगी। ठीक है, एक्सेल पर बड जरूर पाई जाएगी, लीफ की एक्सेल पर बड जरूर पाई जाती है। और लीफ निकलती कहाँ से, स्टेम के ब्रांच के नोट से निकलती है। द एक्सिलरी बड, इसको हम, इस प्रकार के बड को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। लेटर डेवलप इनटू द ब्रांच, जो कि बाद में धीरे धीरे ब्रांच में डेवलप हो जाती है। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट जो होती है उसके एपिकल मेरिस्टम से निकलती हैं, शूट में तनी में एपिकल मेरिस्टम पाई जाती हैं, जो तेज़ी से विभाजित होती हैं, मेरिस्टम है तो तेज़ी से विभाजित होंगी, और वहाँ से लीव्स का निर्माण हो जाएगा। एंड द आर अरेंज एट द एक्रोपीटल ऑर्डर, और ये हमेशा एक्रोपीटल ऑर्डर में ही अरेंज रहती है। एक्रोपीटल ऑर्डर कौन सा होता है, एक्रोपीटल ऑर्डर वो अलग कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि नई जो होती है वो बीच में निकलती है, और पुरानी वाली पीछे की तरफ होती है। ठीक है, तो ये जैसे ये टहनी है, टहनी में ये पुरानी वाली हैं, तो ये तो बड़ी होंगी, और ये नई वाली छोटी होती है, छोटी होंगी, तो इसका एक्रोपीटल मैनर ऑर्डर कहते हैं।